नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज चर्चा बहुत ही खास विषय की, और ये विषय आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि लगता है कि बॉलीवुड में कम से कम थिएटर बिजनेस को लेकर जो तमाम नैरेटिव्स चल रहे थे, उन सारे नैरेटिव्स को तोड़ दिया है। और अब थिएटर बिजनेस के मामले में कम से कम 2025 का फर्स्ट हाफ तो यही कह रहा है, और अब हम सेकेंड हाफ में एंटर भी कर रहे हैं कि कमाल की फिल्में, कमाल का कलेक्शन, और प्रोड्यूसर हो या फिर मेकर्स, सभी इस वक्त एक बहुत ही अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं। फिल्में चल रही हैं हर महीने, फिल्में जो हैं हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, यहाँ तक कि जो फिल्में एवरेज भी नहीं हैं उन्होंने भी बेहतर कमाई की है और उन्होंने अपनी लागत वसूली है। जो एक नैरेटिव था कि ओटीटी थिएटर बिजनेस को खा जाएगा, इन सभी को तोड़ा गया है, और कई फिल्मों ने वक्त वक्त पर तोड़ा है, लेकिन सैयारा ने तो धूम ही मचा दी है। महज 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर लिया है। सोचिए कितना बड़ा मुनाफा, वो भी बिना किसी बड़े चेहरे के साथ, बिना किसी बड़े प्रचार तंत्र के साथ। और इन सब के बीच में सबसे अहम है कि इसने उस जेनजी ऑडियंस को थिएटर तक खींचा है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये तो कोरियन ड्रामाज, नेटफ्लिक्स, ओटीटी यहीं तक सीमित हैं, ये बॉलीवुड की फिल्में देखने नहीं आती हैं। लेकिन बड़ी तादाद में जेनजी ऑडियंस ने थिएटर्स का रुख किया, और आज हम इसी इकोनॉमिक्स को जरा डिकोड करेंगे और हर पहलू से चर्चा करेंगे। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ मेहमानों का भरा पूरा पैनल है। हमारे साथ इस वक्त जाने माने फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अमित राय जी जुड़ चुके हैं। अमित, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ जाने माने फिल्म क्रिटिक गिरीश वानखेड़े साहब भी चर्चा में शामिल हो चुके हैं, और फिल्म और ट्रेड एक्सपर्ट्स के तौर पर हमारे साथ बाकी बिजनेस को बताने के लिए हमारे साथ अक्षय राठी भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और इन सभी से हम चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि सीधा जो वास्ता है वो सीधे फिल्म बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो अमित, मुझे याद आता है आपकी फिल्म ओ माय गॉड 2 जब आई थी, और उसने कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत की थी। कंटेंट और कन्विक्शन के साथ अगर आप कुछ दे रहे हैं तो लाख अलग अलग तरह के नैरेटिव हो जाएं, लाख चीजें किसी भी तरह से हो जाएं, लेकिन ऑडियंस जो है बहुत आपके सब्जेक्ट का गया, टैबू सब्जेक्ट है, लार्जर ऑडियंस नहीं आएगी, लेकिन वो सब हुआ। मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से आज जो है पूरी तरह से सैयारा को उसी तरह का प्यार मिल रहा है। रेड 2 अच्छी चली, छावा ने जबरदस्त कारोबार किया, मिड और स्मॉल बजट की फिल्में भी लागत वसूल रही हैं। ये दौर कैसा देख रहे हैं बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर? लोग कह रहे थे 2-2.5 साल से कि थिएटर बिजनेस मर गया है और अभी लोग थिएटर में नहीं आएंगे, लेकिन ये फिनोमेना देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब किसी बात को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं रह गई है कि जो सामने घट रहा है, आपको दिख रहा है कि लोग थिएटर में जा रहे हैं। आप सवेरे 9 बजे जाके देखिए थिएटर में, वहां भीड़ है लोगों की। इसका मतलब है कि ऑडियंस जो है ना, वो सही में फिल्म देखना चाहता है थिएटर में, और वो हमेशा से देखता रहा है, और जब तक हयात रहेगी तब तक देखता रहेगा। जरूरत जो चेंज करने की या मॉडिफिकेशन करने की, वो हमारी तरफ, अपनी तरफ करने की है कि हम कहानियों को सुधारें, हम मेहनत करें, और वो अच्छा सिनेमा लेके आए जो ऑडियंस देखना चाहता है। और ऑडियंस बहुत होशियार होता है, वो फट से समझ जाता है कौन सी अच्छी फिल्म है, कौन सी खराब फिल्म है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये बहुत आवश्यक है कि ऑडियंस को वो कन्विक्शन, वो कहानियां आपको पेश करना और उस तक खींचना आना चाहिए। इन सब के बीच में मैं अक्षय आपके पास आना चाहूंगा। बड़ा सवाल यही है कि सैयारा की कामयाबी को देखा कैसा जाए। आप तो कोर थिएटर बिजनेस में हैं। अक्षय राठी जो हैं वो आशीर्वाद थिएटर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। तो अक्षय, हमें बताइए, ये कामयाबी जो है, क्या वाकई जेनजी को खींचने में कामयाब रही है सैयारा? नंबर्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल प्रशांत, मेरे ख्याल से एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है सैयारा, और अलग अलग मायनों से अगर आप देखें तो भी गेम चेंजर है। एक तो जिस तरह की लागत लगी है फाइनेंशियली इस फिल्म में यशराज की, उसके मुकाबले जो रिटर्न्स आएंगे उन्हें, वो मल्टी बैगर है। और मेरे ख्याल से उस नजरिए से देखो तो बिल्कुल गेम चेंजर है। दूसरा नजरिया ये है कि हम जितनी भी फिल्में बनाते हैं लगभग, उनमें से 99% फिल्में वैसी होती है जो एक 30 एंड अबव की एज ग्रुप को टारगेट करती है सिनेमाघरों में लाने के लिए। और सैयारा एक ऐसी फिल्म है जिसने
14 जो देखिए 22-23 की उम्र का जो ऑडियंस है, वो अच्छी बड़ी तादाद में आ रहा है सिनेमा घरों में, और वो बहुत कम देखा जाता है इंडियन फिल्म्स के लिए। बहुत सारे की ड्रामाज है, बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्म्स है जिनके लिए वो आ जाते हैं, पर हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए अक्सर नहीं आते हैं। और वो एक ऑडियंस को वापस कल्टीवेट करके सिनेमा घरों में लाने का एक बहुत बड़ा श्रेय मेरे ख्याल से सैयारा को जाएगा। और इससे मेरे ख्याल से एक प्रेरणा मिलेगी बाकी निर्देशकों को, निर्माताओं को, कि सिर्फ वो जो एक ऑडियंस है जो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर को देख के बड़ा हुआ है, जो सब 10 से 30 साल पहले लॉन्च हुए थे इंडस्ट्री में, वो ऑडियंस आज की डेट में अगर आप देखें तो 30 साल के ऊपर की उम्र का है। तो इसीलिए एक जो नया ऑडियंस हम सिनेमाघरों में ला रहे हैं, उसका श्रेय जाता है, और उसकी वजह से मैं कहूंगा सैयारा एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है। बिल्कुल, वाकई गेम चेंजर है और ये एक तरह की कह सकते हैं फ्यूल दे रहा है तमाम प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, स्टोरी टेलर्स को, इस पूरे इकोसिस्टम के लोगों को। हमारे साथ गिरीश वानखेड़े साहब भी जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, सैयारा ने सिनेमा को सांसें दी हैं, वैसे ब्रेक थ्रू तो बहुत सारे मिले इस साल, और वो ब्रेक थ्रू अपने आप में मायने थे, क्योंकि आप देखेंगे सितारे जमीन पर का भी हमने पिछली बार जिक्र किया, और अब सैयारा, मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा था कि शायद ये फिल्में उतना कमाल ना कर पाएं, हो सकता है एक एवरेज ग्रॉसर रह जाएं, लेकिन इन दोनों ने मिथकों को तोड़ा है। आप इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव देख क्या रहे हैं? देख रहा हूं कि सिनेमा घरों से जो दर्शक दूर थे, जो ओटीटी और बाकी सारे ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हमारी तरफ ऐसी फिल्में अच्छी नहीं बन रही थी। अब जबकि आपके पास अच्छा कंटेंट है, आपके पास रेड 2 है, आपके पास छावा है, आपके पास हाउसफुल है, आपके पास सितारे जमीन पर है, और अब सैयारा है। इस तरीके की जब अच्छी फिल्में जो दर्शक अपने परिवार के साथ सिनेमा घरों में जाकर देखने की कोशिश करता है, ऐसी फिल्म अगर आएगी तो ऑब्वियसली थिएटर का बिजनेस बढ़ेगा ही। और इसमें सबसे बड़ा जो चेंज है वो देख रहे हैं हम कि सिनेमा घरों में जो फिल्में आ रही है, वो उसमें एंटरटेनमेंट क्वेश्चन है, उसमें एंगेजिंग वैल्यू है, जो कहीं ना कहीं पिछले साल हमको नहीं नजर आ रही थी। अगर हम पहले 6 महीने में 5,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने सही राह पर जा रहे हैं। अब जितनी भी फिल्में आई हैं इस साल, खासकर हिंदी फिल्में, उसके अलावा जो डब फिल्में आई वो भी बड़ी रही, और खासकर हॉलीवुड का जो कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले 3 हफ्तों से, अगर F1 देखे या सुपरमैन देखे या फाइनल डेस्टिनेशन देखे, जुरासिक वर्ल्ड देखे, तो इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो थिएट्रिकल बिजनेस फिर अपने जेनिथ पे पहुंचा है, अपने सर्वोच्च उच्चांक पे है, और उसके लिए अच्छा कंटेंट कारणीभूत है, ऐसा मुझे लगता है। और ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी चीजें हैं, आगे भी बहुत अच्छी फिल्म आने वाली है। लाइनअप बड़ी स्ट्रांग थी, आगे की स्ट्रांग लाइनअप हमको इस साल, मुझे लगता है कि पिछले 4-5 सालों का जो भी हमारा नुकसान है उसको कंपनसेट करेगा। अच्छी चीज है कि मिड और स्मॉल फिल्में भी जो हैं वो थिएटर तक ऑडियंस को खींच रही हैं, वरना एक नैरेटिव बन गया था कि साहब बस इवेंट फिल्में चलेंगी, पठान, जवान, गदर और रोहित शेट्टी की फिल्में ही चलेंगी, बाकी किसी फिल्मों के लिए मार्केट नहीं है। हाँ अमित, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, देखिए आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा जो फिल्में चली हैं वो किस प्रोडक्शन हाउसेस की हैं। मतलब ये सब प्रस्थापित प्रोडक्शन हाउसेस हैं और इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमें अभी भी जरूरत है कि वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट फिल्मों के लिए बनाया जाए कि जो अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं उनको ये दिन देखने के लिए उनको भी मिले। मतलब अगर देखिए बहुत बहुत रेयर एग्जांपल होते हैं हमारे पास कि कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस ऐसी फिल्म लेकर आया है, क्योंकि पहले तो पहुंचेगा नहीं थिएटर तक, तो वो तो बीच में ही कहीं मर जाएगा। उसके लिए ऑप्शंस थे ओटीटी, लेकिन वो फिर थिएटर बिजनेस की तरफ नहीं आ पाएगा। तो आप जिस फिल्मों का नाम ले रहे हैं वो उन प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में हैं जो प्रस्थापित एस्टैब्लिश प्रोडक्शन हाउसेस हैं, क्योंकि इनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ने पिछले दिनों ये बात कही थी कि आप लाख अच्छा प्रोडक्ट बना लीजिए और उसकी ठीक से मार्केटिंग ना हो, उसके बारे में शोर ना मचाया जाए, तो वो कितना भी अच्छा हो, कई बार हम कहते हैं कि अच्छी फिल्म तो थी, चली क्यों नहीं, तो ये भी एक रीजन होता है। बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया। अमित कर्ण भी हमारे साथ हैं। अमित, आप तो अंदर की खबर रखते हैं, कुछ माइंडसेट चेंज हुआ है क्या? कुछ चल रहा है बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज या फिल्म मेकर्स के दफ्तरों में? कुछ चर्चाएं ऐसी हो रही हैं कि चलो अब धारा, अब ये जो फ्यूल मिला है उसको चैनलाइज कैसे किया जाए? जी बिल्कुल मतलब, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है धुरंधर।
धुरंधर का जो टीजर आया है और उसको जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है वो आप देखिए। बैकड्रॉप में वो एक मतलब रैप गाना चल रहा है और पूरे टीजर में धमाके ही धमाके हो रहे हैं। रणवीर सिंह का एक भी डायलॉग नहीं है, लेकिन उसने जो एक बज़ क्रिएट किया है उसकी वजह से प्रभास की फिल्म राजा साहब को अपनी डेट शिफ्ट करनी पड़ी है। तो हिंदी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स ने पल्स को जानना समझना वो उसका तरीका जो है वो उन्होंने हासिल कर लिया। और मतलब 2 साल पहले तक जो हमारे हिंदी के प्रोड्यूसर्स, बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स जिस तरह की फिल्में ला रहे थे वो इसलिए ला रहे थे क्योंकि वो कोविड से पहले का लॉट। अब वो समझ चुके हैं कि कोविड के बाद ऑडियंस को क्या चाहिए, जेन जी को क्या चाहिए, तो वो लोग किसी भी तरीके की पॉलिटिकली करेक्ट फिल्म नहीं बना रहे हैं। अब जो 1 अगस्त को धड़क 2 आने वाली है तो उसमें खुलकर जाति की बात है। जाति का मतलब वो टर्म, वो नाम लिया गया है और वो कितना बड़ा एक स्टिग्मा है हमारे समाज पे, जिसकी वजह से लव स्टोरीज या ऑनर किलिंग वगैरह होती है। और इसको कौन बना रहा है? धर्मा। वो धर्मा जिसने डॉलर सिनेमा का मतलब वो के नए युग की दर्शकों शुरुआत एक की समय थी, ठप्पा जिनकी लगा हुआ फिल्मों था में कि एनआरआई दर्शकों के लिए ही फिल्में बनती हैं। जी, लेकिन अब वो हार्टलैंड की फिल्मों की तरफ आ चुके हैं और मतलब इस तरह की फिल्में ला रहे हैं। इट मीन्स कि उन्होंने समझा है, जाना है कि आखिरकार ऑडियंस को क्या चाहिए। इनफैक्ट अक्षय कुमार, उनकी भी उन्होंने जैसे ओ माय गॉड में वो चीज की कि उन्होंने एक ऐसे टैबू सब्जेक्ट को छुआ और पूरा सपोर्ट किया जिस पर आज से 5 साल 10 साल पहले हमारे मेन स्ट्रीम के अभिनेता या हमारा मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन हाउस फिल्में नहीं बनाता था, लेकिन अब वो ला रहे हैं। इनफैक्ट जो सेकंड हाफ में जॉली एलएलबी 3 आने वाली है उसमें किसानों का मुद्दा है। सो आप मतलब समझ सकते हैं कि हमारे प्रोड्यूसर्स ने वो नब्ज पकड़ ली है। जी प्रशांत। और ये शायद नब्ज पकड़े रखना पड़ेगा, इसे छोड़ना नहीं है, ये मोमेंटम जारी रखना है और किसी फॉर्मूले में भी फंसने से बचना होगा। बॉलीवुड अक्सर किसी फॉर्मूले में फंस जाता है। इवेंट फिल्में आई तो उसी तरह की फिल्में बन रही थी। इन सब के बीच में जरा ऑडियंस का भी मिजाज परखते हैं। हमने ग्राउंड से कुछ रिएक्शन मंगाए हैं, जरा वो देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वो सिर्फ फीलिंग्स है जो है ना लोग फील कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, इमोशंस है उनकी फीलिंग्स वगैरह है, जिसको रियल लव हुआ है, जो सोचता है कि नहीं यार मुझे इसके साथ रहना था, करना था, मगर उसको उसका सच्चा प्यार नहीं मिलता। ये उन लोगों के लिए है। बाकी जिसको मिल गया है और जो कर रहा है, जिसकी अरेंज मैरिज वगैरह हुई है, उनके लिए तो कुछ नहीं है, ऐसा नॉर्मल ही है। मैं तो उसमें बहुत उदास बैठा था, क्या बताऊँ, जाने दो अभी। नहीं, मैं नहीं देखेगा, मेरे बस का नहीं, मैं नहीं देखेगा। एक्चुअली आजकल के किड्स लोग जो है जिन्होंने एक्चुअली ज़्यादा कुछ देखा नहीं है लव विव के बारे में, ऐसे कॉन्सेप्ट तो पहले भी बहुत आ चुके हैं, लेकिन ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कि बहुत ज़्यादा ही कुछ अच्छा आ गया है। नॉर्मल मूवी है, इतना क्रेज नहीं होना चाहिए उसका, मतलब इट इज़ लाइक नॉर्मली देखना चाहिए, ऐसा इतना कुछ खास नहीं है। इट्स नॉट लाइक तेरे नाम। क्रेज जैसे अगर किसी को स्टोरी अच्छा लग जाए तो ठीक है, पर उनका जो आफ्टर रिएक्शन है वो थोड़ा उन लोग को देखना चाहिए। एक मूवी इट इज़ जस्ट अ मूवी, इट इज़ जस्ट एन एक्टिंग, इट्स जस्ट अ स्टोरी, तो वो रियलिटी तो हो नहीं सकती है, तो उतना डिपेंडेंट रहना अच्छा नहीं है। अब बहुत सारे रील में तो मैंने यही देखा है, सब रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरे लड़के ने भी देखी है, 16 साल का है, तो उसको तो बड़ा ये लगा, लेकिन बोला कि मम्मी जैसे कि एंजॉय करो, रोना धोना है लेकिन अपने इमोशनल को, लेकिन वो उसने देखा, उसको भी वो हुआ, लड़की ने देखा तो वो भी रोई। चलिए, तो आप देख रहे हैं ये रियल रिएक्शंस हैं जो आपको दर्शकों के समझ में आ रहे हैं। यहाँ पर आपको दर्शकों की राय बटी आ रही है। एक दर्शक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि इतनी भी खास नहीं है, हाँ फिल्म अच्छी है, लेकिन ऐसा उसके लिए इस तरह का उतावलापन समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जेनजी रिएक्शन साफ कर रहे हैं कि वो दोबारा इस फिल्म को देख नहीं पाएंगे, इतनी उन्हें पीड़ा हुई या वो इतना रिलेट कर पाए। तो इस तरह के रिएक्शन है और शायद ये वाकई ये फिगर्स हैं। अक्षय, एक बड़ा कंपैरिजन चल रहा है मिलेनियल्स और जेनजी के बीच। बार बार इस फिल्म का कंपैरिजन बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर से किया जा रहा है, ऋतिक के डेब्यू से किया जा रहा है कि उस तरह का क्रेज। आप लोगों ने तो वो दौर भी देखा होगा, इस फिल्म का भी दौर देखा है। इस कंपैरिजन को कितना जायज समझ रहे हैं?
100% प्रशांत, मेरे ख्याल से देखिए, जो एक तो आपने कहा कि इस डेब्यू की तुलना हो रही है ऋतिक रोशन के कहो ना प्यारे से। आपको एक सबसे बड़ा इंट्रिंसिक डिफरेंस बताता हूँ। जब ऋतिक रोशन लॉन्च हुए थे कहो ना प्यारे में, ऑफ कोर्स कहानी बहुत अच्छी थी जो राकेश रोशन जी ने सुनाई थी, म्यूजिक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था, पर एक इंट्रिंसिक यूफोरिया था ऋतिक रोशन के इर्द गिर्द। बहुत सारे लोग, लड़के लड़कियां दीवाने हो रहे थे ऋतिक रोशन को देख के। गर्ल्स वर क्रशिंग ओवर हिम, बॉयज वर थिंकिंग कि क्या फिजिक है। ही बिकेम एन एस्पिरेशनल पर्सनालिटी फॉर बॉयज। यहाँ पे सही मायने में कहूँ तो ये आहन पांडे और अनीत पड्डा के लिए नहीं हो रहा है। जो पागलपन देख रहे हैं हम सिनेमाघरों में, जो क्रेज देख रहे हैं, दैट इज फॉर द कंटेंट इन द म्यूजिक। इन उस लहर पे राइड कर रहे हैं आहन पांडे और अनीत पड्डा फिलहाल। So it is more than the hero and the heroine, the film, the storytelling and the music that has become a huge rage. यही बात आप देखिए आशिकी 1 में भी हुई थी, जहाँ पे राहुल रॉय और अनु अग्रवाल आगे जाके उनके करियर्स कोई उतनी ज्यादा फ्लरिश नहीं किए, पर फिल्म बहुत बड़ी हिट थी। वही आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर के साथ आशिकी 2 में हुआ। इट बिकेम अ ह्यूज हिट फॉर देम बिकॉज ऑफ द स्टोरी टेलिंग इन द म्यूजिक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर का कोई करियर आगे नहीं बढ़ा, या आहन पांडे और अनीत पड्डा का नहीं बढ़ेगा। वो होगा ऑन द मेरिट ऑफ देयर क्राफ्ट। पर इस फिल्म का जो श्रेय है सफलता का, वो जाता है मोहित सूरी, आदित्य चोपड़ा और जो म्यूजिक डायरेक्शन टीम है उन्हें सबसे पहले। और जहां तक की प्राइसिंग वगैरह की बात है, देखिए बेशक आज अगर यही फिल्म इसी यूफोरिया के साथ अगर थोड़ी महंगे टिकट दरों पे बेची होती, तो ये जो 14 से 22 की उम्र का जो ऑडियंस है, जो आज के रेट में खुद पैसे नहीं कमाता है, पर अपने पेरेंट्स की जो पैसे होते हैं या अपनी पहली जो जॉब होती है, इंटर्नशिप होती है, उसकी स्टाइपेंड से खर्च करता है, तो उनके पास एक लिमिटेड डिस्पोजेबल इनकम होती है। और उसके साथ इस तादाद में लोग सिनेमाघरों में नहीं जा पाते अगर टिकट्स महंगी होती। तो आई थिंक टिकट्स रीजनेबल रखना हैज बीन अ मास्टर स्ट्रोक, बिकॉज अब वही ऑडियंस एक बार नहीं बार बार आ रहा है देखने, और वो बहुत बहुत बड़ी सफलता है सभी एग्जिबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और यशराज के लिए। वैलिड पॉइंट। और इसी सवाल के साथ मैं गिरीश जी आपके पास आऊंगा। ये जो प्राइसिंग का, क्योंकि हमने देखा कि फिल्म जब रिलीज हुई तब एक ऑफर था, बीच में ट्यूसडे को भी एक ऑफर था, उस दिन तो सितारे जमीन पर के भी कलेक्शन को आपने देखा कि किस तरह से बूस्ट हुआ। तो ये प्राइसिंग को लेकर हम देखते हैं राय बटी हुई है। पिछले दिनों एक बड़े थिएटर चेन से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा नहीं, और लोग जिस तरह की लग्जरी चाहते हैं उस तरह का उनकी प्राइसिंग होनी चाहिए, आप ऐसे कैसे। लेकिन हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में कई फिल्मों के बम्पर बिजनेस की एक बड़ी वजह यह है कि वहां अभी सिंगल स्क्रीन कल्चर जिंदा है। जी हाँ, प्राइसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने प्ले करता है। जस्ट आप देखिए कि इस फिल्म का मंडे का जो कलेक्शन था सैयारा का, वो था 24 करोड़, जो कि मंडे वीकडे में इतना बड़ा कलेक्शन होना बहुत मायने रखता है। लेकिन ट्यूसडे का कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो वो 25 करोड़ है। वो 1 करोड़ ज्यादा है ट्यूसडे को, जो कि वर्किंग डे है। उसका सिंपल सा रीजन सिर्फ ये है कि मैक्सिमम मल्टीप्लेक्सेस में 99 रुपीज का स्लैब है टिकट्स का, कुछ मल्टीप्लेक्सेस में 149 रुपीज का है, और जो हाई एंड मल्टीप्लेक्सेस है जैसे फिनिक्स पीवीआर है या जुहू पीवीआर है, वहां पे 199 का स्लैब है। तो ये जो स्लैब होता है, उस स्लैब में ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखने आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपनी फैमिली के साथ अगर जाते हैं 4 या 5 लोग में, तो हमारा काफी पैसा बच जाता है। बहुत सारे जो रिपीट ऑडियंस है वो भी इस ऑफर का फायदा लेते हैं, इसलिए प्राइसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सैयारा के साथ भी ये हुआ। फर्स्ट डे उसका जो कलेक्शन था वो 21 करोड़ था, और ट्यूसडे को उसका कलेक्शन 25 करोड़। गिरीश जी रोकूंगा, समय कम है। अमित कुछ पूछना चाहते हैं। जी अमित। गिरीश जी, हमारी पिछली बार भी इसी बात पे चर्चा हुई थी, हम लोग बहुत लेट नहीं आए क्या इस मुद्दे पर? मतलब पिछले 4 साल से चिल्लाया जा रहा है कि आप लोगों ने थिएटर का रिनोवेशन किया, और थिएटर के रिनोवेशन में आपने क्या किया, उसके बाथरूम 5 स्टार के बना दिया आपने। आपको थिएटर 5 स्टार बनाना चाहिए था, बाथरूम 5 स्टार बना दिया आपने, पैसे बढ़ा दिया आपने, बॉटल का पानी बढ़ा दिया आपने। तो वो होना ही था। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं कि पैसे कम करते कलेक्शन आ रहा है, तब से तो यही चीज के बोल रहे हैं कि भाई आप लोग एक स्लैब रेट रखिए, जो परिवार आगे अगर 4000 3000 पैसा 1000 रुपया खर्च होगा एक टिकट के पीछे किसी का, वो कैसे लाके फिल्म देखेंगे? कितनी भी अच्छी फिल्म होगी कैसे देखेंगे वो? इसका तो पहले से ध्यान देना था। और हम वैसे भी हम बहुत लेट आए हैं उसका सिंपल, क्योंकि हम साउथ इंडियन सिनेमा से ना एक चीज सीख कर आ गए कि हाँ कौन सी फिल्म बनानी है, कौन सा रीमेक करना है, किसका सीक्वल करना है, क्या करना है। लेकिन साउथ इंडियन बिजनेस के सीखना है वो हम नहीं सीख रहे। आप मलयालम सिनेमा देख लो सर, नहीं तो क्या है ना, आप चाहे अगर स्ट्रीट
अगर आप लग्जरी चाहते हो या आईएमएक्स स्क्रीनिंग चाहते हो या 3D चाहते हो तो लग्जरी के लिए आपको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा ना। अगर आप स्ट्रीट पे चाय पीते हो तो आपको 150 रुपए की चाय मिलेगी, लेकिन एयरपोर्ट में 350 देते हो ना चाय का। वो बात मैं समझ गया, लेकिन फिल्म बनाने वाला ये सोच के फिल्म नहीं बनाता ना कि मैं अभी 10 करोड़ की फिल्म बना रहा हूं तो उसकी टिकट के दाम कम ही होंगे। वो तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट। हमारे लिए सारी फिल्में बड़ी है 40 करोड़ में और 4 नहीं सुनिए ना आप गिरीश जी, हमेशा हम दोनों का हमेशा से बहस इसी बात पे अच्छी बात है ये। फिल्म आपने छावा बनाई है उसका भी रेट वही होगा, जो आपने सैयारा बनाई है उसका भी रेट वही होगा टिकट का। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने छावा 250 करोड़ की फिल्म बनाई है तो आप मेरे रेट का दाम बढ़ा दो। आप फिल्म कहानी के हिसाब से बनाते हैं, रेट कांस्टेंट ही होगा, वेरिएबल आपकी फिल्म का प्राइस होगा। नहीं, वेरिएबल इसलिए है कि मॉर्निंग के प्राइसेस अलग है। मॉर्निंग की टिकट रहेगी 120, दोपहर को होगी वो 180 और रात को होगी 350। तो आपके पास चॉइसेस है ना, आप सुबह देख लो। लेकिन अभी भी आम दर्शक यही चाहता है, अभी भी आम दर्शक यही चाहता है कि उसका परिवार जाए और उसको एक कम से कम इतना रेंज तो हो कि वो उस थिएटर में जाके मजा ले सके। बाकी चीजें तो इसमें ऐड ऑन है। जी, उसमें बताना चाहूंगा मैं कि वेरिएबल प्राइसिंग होती है। आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में प्राइसेस कम होते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में ज्यादा होते हैं, सुबह कम होते हैं, दोपहर को ज्यादा होते हैं और रात को ज्यादा होते हैं। तो आपका वेरिएबल प्राइसिंग है, आप अपने चॉइसेस, अपने ऑप्शन के हिसाब से फिल्म देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे पास समय कम है, 1 मिनट का समय है, तो मैं अमित कर्ण के पास आना चाहूंगा। अमित, हमें बताइए आउटलुक कैसा नजर आ रहा है, फटाफट से बताइए कौन कौन सी फिल्मों पर नजर रहेगी अब सेकंड हाफ में, खासतौर पे अब यहां से हम देखें। आप कह रहे थे कि बॉलीवुड का यहां से भी कैलेंडर शानदार है। प्रशांत, सबसे पहले तो सन ऑफ सरदार 2 है, जिस पर मतलब सबकी निगाहें हैं कि एक फैमिली कॉमेडी है ना। उसके बाद धड़क 2 एंड वॉर 2 से बहुत ज्यादा मतलब उम्मीदें हैं कि आखिरकार ये पठान, जवान और मतलब छावा वगैरह का रिकॉर्ड तोड़ पाती है कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। एंड इनफैक्ट धुरंधर, जॉली 3, हाँ, एंड इसके अलावा थामा, क्योंकि अभी हॉरर कॉमेडी का या फिर हॉरर जॉनर का मतलब एक दौर तो चल रहा है। और इसके अलावा अगेन फिर अजय देवगन की ही इसी साल में दे दे प्यार दे 2 है। एंड तेरे इश्क में मतलब रांझना वाली वो चीज मतलब सब लोग उम्मीद कर रहे हैं। जिस तरह का कृति सैनन का एक आया था पोस्टर कि वो मतलब उनका किरदार मतलब एक पेट्रोल या डीजल का डब्बा भरा हुआ और मतलब या फिर केरोसिन का, पता नहीं, और वो अपने शरीर पे डाल रही हैं। तो मतलब ये सारी फिल्में हैं। एंड धुरंधर तो सबसे नंबर 1 है, वॉर 2, धुरंधर, सन ऑफ सरदार 2, जॉली एलएलबी 2, मतलब और ये इस तरीके की मतलब टोटल 6-7 फिल्में हैं जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं हमारी मतलब सेकंड हाफ को। बिल्कुल और इस बीच में दक्षिण भारतीय फिल्में और हॉलीवुड की फिल्में भी कमाई के जरिए थिएटर बिजनेस को बूस्ट देती रहेंगी। बड़ी अच्छी चर्चा रही आप सभी के साथ बातचीत करके। मेरे पास समय एकदम अमित जी एकदम समय कम है, माफी। जी कह लीजिए। एक फिल्म मेरी भी है जी, तो लेकिन मेरी फिल्म का नाम नहीं लिया उन्होंने। तो यही है सर, आप जिस प्रोडक्शन हाउस का फिल्म होगा उसके नाम के साथ आएगा। अगर मेरी भी एक फिल्म है जो कि लोग जानते हैं लेकिन फिर भी बात नहीं होती, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस दिन होगा ना, जिस दिन बात में हमारी फिल्मों का भी जिक्र होगा, उस दिन हमको भी खुशी होगी। शायद इससे बड़ा निचोड़ कुछ नहीं है और ये शुरुआत ही इसी चीज पे हुई। और हमारे ख्याल से हमें हर अच्छी फिल्म के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने की आवश्यकता है। एक तरह का मुझे लगता है एक दूसरे की पीठ थपथपाने की आवश्यकता है। ये जो कंपटीशन चल रहा है, इस कंपटीशन की जगह शाबाशी वाली चीजें हो, एप्रिसिएशन की चीजें हो तो ज्यादा बेहतर है। हर चीज को ट्रोल, हर चीज को कंपटीशन, पीआर एक्सरसाइज से छोड़कर अब इस पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर देना होगा। बहुत अच्छी चर्चा रही अमित जी, इसके साथ ही गिरीश सर, अमित कर्ण, अक्षय, आप सभी के इनसाइट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे भी हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा आपको पसंद आई हो। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।